हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं अपने लाइट के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। देन उसके बाद में किसकी स्टडी की थी? शेडोज की। शेडोज में कौन कौन से थे? दो रीजंस थे डिफरेंट, एक उम्रा एक पेनुम्रा। एक छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन भी जनरेट होता है। कौन सा? कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को डिफाइन करो। तो आपको हर बार हमेशा एक ही लाइन याद आती है। कौन सी? सर लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ लेकिन उसके अलावा भी एक दो लाइंस आपको और लिखनी होंगी, क्योंकि आपको 2 मार्क्स कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये लाइन आप लाइट के लिए, साउंड के लिए, दोनों के लिए कर सकते हो। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? सेकेंड, लाइट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल और मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी रिक्वायरमेंट की नीड नहीं होती। लास्ट जो चैप्टर था साउंड, उसमें इलेक्ट्रिक बेल का जो एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें हमने क्या विजिबल किया था कि जो उसके अंदर एयर प्रेजेंट थी, तब हमें वो चीज विजिबल भी थी कि जो हैमर है वो कंटिन्यूअस गोंग को हिट कर रहा है और सुनाई भी दे रहा था। लेकिन जब हमने वहां से पूरी एयर को एग्जर्ट कर दिया, हमने वहां वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, तो वहां पे साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पा रहा था। लेकिन नोटिस किया आप लोगों ने, वहां पे हमें वो जो हैमर है वो कंटिन्यूअसली गोंग को हिट करती हुई दिखाई दे रही थी। इसका मतलब लाइट है वो वैक्यूम से ट्रेवल करते हुए थ्रू आउट द ग्लास हमारे आईज तक पहुंच रही थी। ओके, तो लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। लाइट है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। क्लियर? और थर्ड, एवरग्रीन। द स्पीड ऑफ लाइट इज फ्री स्पेस या वैक्यूम इज 3 × 10⁸ सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 रह गया। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड is speed of marginally less in air. Its speed decrease considerable in glass और water. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूं और एयर है, इन दोनों में मैं स्पीड कितनी मानता हूं इसकी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, एयर के अंदर उसको सम अमाउंट ऑफ माइल्यूट रेजिस्टेंस फील होगा, लेकिन क्या इतना फील होगा कि उसकी स्पीड में बहुत माइल्यूट डिफरेंस होगा? क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 0 है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर कुछ 20 या 30 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस भी आ जाता है, तो भी इसकी फाइनल वैल्यू के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर? और सबसे एंड चीज कि हमारी स्पीड है वो डिक्रीज होगी कब? जब ग्लास या वाटर प्रेजेंट हो, या ग्लास वाटर एज ए मीडियम की तरह प्रेजेंट हो वहां पे। या और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारे जो ग्लास और वाटर है ये किसके अंदर आते हैं? ये डेंसर ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं, जबकि वैक्यूम और एयर ये किस में आते हैं? रेयरर ऑब्जेक्ट के अंदर। डेंसर ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनमें ऑब्जेक्ट्स में मोलिक्यूल हो बहुत नियर बाई हो, पास पास हो। और जो रेयरर ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं? जिनमें मोलिक्यूल्स और जो भी वहां पे एयर मोलिक्यूल्स या जो एटम्स प्रेजेंट है वो दूर दूर प्रेजेंट है, वो रेयरर मीडियम होते हैं। क्लियर? तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के अंदर जब भी आपसे पूछा जाए 2 से 3 प्रॉपर्टीज मिनिमम लिख के आनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल लाइन आंसर देके आ जाए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। और एक एक्स्ट्रा बना सकते हो यहाँ पे कि अगर इसको वैक्यूम इसकी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। क्लियर है? अब यहां से हम इस डायग्राम को समझेंगे। यह डायग्राम आपकी मोस्टली बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो डायग्राम आपकी बुक्स में मिलता है वो दैट्स इतना रहेगा। ये मेरी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरा इंसिडेंस एंगल, ये मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल। दैट्स इट। आपको इतना सा शॉर्ट डायग्राम मिलेगा बुक्स में। ठीक है, ये रेफरेंस बुक का डायग्राम है, एक बार गौर से देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्यों जरूरी है? पहला, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर हमें लाइट का रिफ्लेक्शन का आइडिया नहीं होगा तो क्या हम इस चीज का जवाब दे पाएंगे कि हमें मून दिखाई क्यों देता है?
क्या मून एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? नहीं, लेकिन फिर भी हमें मून दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? उसका रीजन ये है मून के दिखने का कि जो सन से लाइट आ रही है वो मून पे जब इंसिडेंट होती है, मून उसको क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जितने पोर्शन पे मून पे लाइट इंसिडेंट होती है उतना ही पोर्शन हमें विजिबल होता है। इसीलिए मून के अलग अलग शेप्स फॉर्म होती है। क्लियर ये चीज? 5th क्लास में चैप्टर आया था यूनिवर्स का, उसमें स्टडी की थी, इस बार दोबारा देख लेना। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं कि रिफ्लेक्शंस की, कोई भी चीज हमें विजिबल किसकी वजह से होती है? जैसे ये है पेन, ये पेन क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर इसी चीज के डेप्थ में जाते हैं तो एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि सर ये हमें इस कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारी जो सन की लाइट है वो कितने कलर से मिलकर बनी है? 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। क्लियर? तो एक बार देखते हैं इसकी डेफिनेशन। When a ray of light falls upon any smooth surface, it send back to the same medium. अगर मेरी कोई भी सनलाइट है वो किसी स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो बाउंस बैक करेगी सेम मीडियम के अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये लाइट कौन सी है? मेरी इंसिडेंट है। तो सेम मीडियम के अंदर, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है, तो सेम मीडियम के अंदर उसने क्या किया? उसको बाउंस बैक किया। फ्रॉम विच इट्स केम, जहां से वो आ रही है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना को या इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कभी भी कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है किसी स्मूथ सरफेस पे और वो बाउंस बैक करके सेम मीडियम में वापस लौट जाए तो क्या कहेंगे उसको? रिफ्लेक्शन। ओके, the process of returning the light to the same medium after striking a surface is called also reflection of light. उसको भी क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अपने पास यहाँ पे दो डेफिनेशंस हो गई जो इजी लगे। मैं मोस्टली दो डेफिनेशंस क्यों लेके आता हूँ? क्योंकि एक डेफिनेशन अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करती है, दूसरी जो रेफरेंस गाइड्स होती है, जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन आपको आइडिया होगा। तो एक बार के लिए ये डायग्राम को देखो। ये डायग्राम से हमें किसका आइडिया होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब यहां पे देखिए एक बार के लिए कि जैसा सबसे पहले मैं पूछना चाह रहा हूं ये एंगल कितने का फॉर्म होगा? क्लियर विजिबल हो रहा है? ये एंगल कितने का फॉर्म होगा? 90 डिग्री। कितने का फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर ये चीज? अब 90 डिग्री किसके साथ हुआ? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि सर जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल है वो एंगल फॉर्म करती है किसके साथ? प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री का। तो क्या ये कोई रे है? क्या ये कोई इंसिडेंट रे है? क्या ये कोई रिफ्लेक्टेड रे है? या कोई ये अनोदर पार्ट है जो रियल में एग्जिस्ट करता है? तो हम कहेंगे ये इमेजनरी है। क्या है? एक इमेजनरी है। क्लियर? ये क्या है? इमेजनरी पार्ट है। तो अगर मैं कोई भी प्लेन सरफेस या जिस सरफेस से भी मेरे को बाउंस बैक करना है उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर में एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करता हूं। इमेजनरी लाइन पहले भी कहीं सुन सकते हैं, कहां पे याद आ रहा है? जैसे एक्सिस की बात करते हैं, अर्थ की जो एक्सिस है वो क्या है? एक इमेजनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला रही है। क्लियर ये चीज? एक इमेजनरी लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिला रही है, जिसके अराउंड वो रिवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या कहें? एक्सिस। तो वैसे ही हमने एक प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की है जिसको क्या कहेंगे? नॉर्मल। ये इमेजनरी लाइन है। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास जो ए है यहां पे क्या आई है? एक इंसिडेंट रे, मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस गई रे सी। ये कौन सी हुई? रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के दो मिड में तैयार हो रहे हैं वो क्या है? इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल।
इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, यही चीज हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिखी हुई है। अब हमारे पास एक रिफ्लेक्शंस के लॉ आते हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों के मिड में रिलेशन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन ये चीजें प्रूव कब हुई, जब हमने मिड में एक नॉर्मल रे को माना। तो पहली चीज हमारे डायग्राम में हमने नॉर्मल रे को रिप्रेजेंट किया कि नॉर्मल रे की रिक्वायरमेंट क्यों है। हमें अगर इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे की मिड में अगर कोई एंगल स्टेब्लिश करना है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनाना, तो हमें यहाँ पे एक इमेजिनरी नॉर्मल लाइन बनानी पड़ेगी। क्लियर? आफ्टर दैट इसमें और कौन कौन से है, ग्लास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल। जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर एक बड़ा आप डायग्राम को देखते रहिए, ठीक है, मैं पूछता हूं अगर कि नॉर्मल और इंसिडेंस रे के मिड में कौन सा एंगल है, इंसिडेंस एंगल, और नॉर्मल के मिड में तो आपका वो सर इंसिडेंस एंगल। अगर मैं नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के पूछूं तो रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन अगर इंसिडेंस रे और मिरर के मिड में पूछता हूं तो कौन सा होगा, तो ग्लास एंगल ऑफ इंसिडेंस। मेरी ये इंसिडेंस रे है, ये मिरर है, इन दोनों के मिड में जो एंगल फॉर्म हुआ उसको क्या कहेंगे, ग्लास एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम रिफ्लेक्टेड रे और मिरर की मिड में अगर मैं कुछ एंगल फॉर्म होगा उसको क्या पूछूंगा, तो ग्लास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे गौर कीजिए, ग्लास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और मिरर को मैं क्या कह सकता हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कंप्लीट डिस्क्राइब किया हुआ है एक डायग्राम को। आप ऐसा डायग्राम बना के आते हैं सफिशियंट है, अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा डायग्राम बना के आ रहे हैं 100% आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है चीज? ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। इन्हीं की जितने भी आपने अभी देखा उनकी एक तरीके से हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, जैसा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। हमें आइडिया है जो भी लाइट इंसिडेंट्स हो रही है सरफेस की तरफ, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। लेकिन इसको वर्ड्स में भी तो डिफाइन करना होगा। फिजिक्स में दो चीजें हैं, एक समझना, समझ आ रही है सर, लेकिन प्रेजेंट कैसे करें। तो ये जो मैंने मेथड लेके आया हूं कि जिसमें मैं ऑल टोटल हैंड रिटन नोट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट किया, उसका रीजन यही है कि मोस्टली क्या होता है, हमने चैप्टर को ऑनलाइन पूरा 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 1 आवर के अंदर, 1 शॉट के अंदर कंप्लीट किया, लेकिन जब एग्जाम देने का टाइम आता है तो हमारा वहां पे पेन नहीं चल रहा। रीजन, बोल सर समझ सब आया, वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो ये पीडीएफ्स में ऑल टोटल डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड करूंगा, आप वहां से डाउनलोड कीजिए और एक साथ कंबाइन करके स्टडी कीजिए। इंसिडेंस रे, ए रे ऑफ लाइट, सबसे फर्स्ट क्या है मेरा, इंसिडेंस रे, ए रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल टुवर्ड्स द मिरर। एक लाइट है जो कि मिरर की तरफ आ रही है या इंसिडेंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। इन फिगर रे ए बी इज इंसिडेंस रे। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था ए बी सी, ये मेरा प्लेन मिरर था, ये कुछ हद तक ऐसा सीधा मान लीजिए क्या नॉर्मल, ये पॉइंट ए था, बी पॉइंट, सी पॉइंट। बी पॉइंट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बी पॉइंट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बार आप भूल जाते हो, लेकिन बी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस की बात आती है तब इस सबसे इंपॉर्टेंट यही वर्ड रहता है, इंसिडेंस रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट ऑन द मिरर वेयर एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज कॉल्ड इंसिडेंस पॉइंट। क्या कहेंगे उसको, इंसिडेंस पॉइंट। जहां पे मेरी इंसिडेंस रे किसी भी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिरर या प्लेन स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है, टकराती है, उस पॉइंट को क्या कहोगे, इंसिडेंस पॉइंट। इन द फिगर पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो मेरा पॉइंट बी है ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। क्लियर है चीज? ओके, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे की बात करते हैं तो ए रे ऑफ लाइट दैट बाउंस ऑफ द सरफेस ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्टेड रे। या यहां पे बाउंस बैक भी लिख सकते हो, वो सेम पाथ पे नहीं होगी लेकिन बाउंस बैक ऑन द सरफेस ऑफ ए मिरर
इन ए सेम मीडियम, क्या कहोगे, इन ए सेम मीडियम। तो जैसे डेफिनेशन है वो मोस्टली क्या होती है, मैं बुक्स वाली डेफिनेशन लेके आता हूँ, लेकिन जब पढ़ाते टाइम कई बार आपको लगता है कि हाँ इसको कुछ मॉडिफाई करने की नीड होती है, तो मैं इसमें एनोटेशंस दे देता हूँ, ठीक है। और यही एनोटेशन एज इट इज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, विथ एनोटेशन मिलेगी ये पीडीएफ आपको। द रे ऑफ लाइट दैट बाउंस बैक ऑफ द सरफेस ऑफ ए मिरर इज ए सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या हुई कि जब भी कोई इंसिडेंट करती है वो सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर रही हो, रिफ्लेक्ट कर रही हो, उसी को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इन द फिगर बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है मेरा बी, ये क्या हुआ मेरा सी, तो क्या बनी है मेरी रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या थी मेरी इंसिडेंट रे। क्लियर ये चीजें हो गए। आफ्टर दैट नॉर्मल, हमने कहा था नॉर्मल भी बहुत जरूरी है, और सबसे जरूरी नॉर्मल का क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का देखो, द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सरफेस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें क्या ड्रॉ करनी है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड द नॉर्मल। इन द फिगर लाइन बी एन इज द नॉर्मल। तो ये क्या है मेरा बी, ये क्या है एन। तो ये मेरी कौन सी लाइन हुई, ये किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है, देखो हो गए, मैं यहाँ पूछ सकता हूँ आपसे, देखो अगर मैं पूछता हूँ कि जो गिवन ए बी सी ब्लॉक्स हैं उनके अंदर परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, तो देखो ऑप्शन अगर ए की बात करता हूं मैं, ऑल ऑफ दिस। तो एक बार के लिए सबसे पहले ये जो नीचे की साइड में जो ड्रॉ किया है, ये क्या है, जब भी किसी लाइन के नीचे आप ऐसा ये लाइन ड्रॉ करते हैं, डिजाइन फॉर्म करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मिरर। अगर मैं सिंपल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये आप मान सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, ग्लास। लेकिन जब इसी लाइन के नीचे की साइड में मैं ये करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन से मैंने क्या किया, ग्लास को पॉलिश कर दिया, और ग्लास को एक साइड से पॉलिश कर देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, मिरर। तो ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये तैयार क्या हो गया मेरा, मिरर। ठीक है, यहाँ बहुत नैरो स्पेस था, ठीक है। ये क्या था मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस साइड मैंने लाइंस ड्रॉ की उसका मतलब मैंने उस साइड में क्या कर दिया, ग्लास के पॉलिश कर दिया। ग्लास के एक साइड में पॉलिश कर देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, मिरर। ओके, ठीक है। तो अब आपके पास एक बार के लिए मैं 5 to 10 सेकंड्स दे रहा हूं, इनमें से देखिए कि इनमें से मेरी कौन सी करेक्ट नॉर्मल है। क्या ए करेक्ट है, क्या बी करेक्ट है, क्या सी करेक्ट है, या डी करेक्ट है, या चारों ही करेक्ट है। ठीक है, एक बार देखिए, 10 सेकंड्स आपको मिल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज समझ आई। तो अब इन चार में से अगर मैं पूछूं कि जो 100% परफेक्ट नॉर्मल या करेक्ट आंसर कौन सा है, तो देखते हैं एक बार डिटेल में। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं, ऑप्शन ए में जो इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल नहीं, जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल से मिरर का जो एंगल है वो हमेशा इक्वल रहता है या 90 डिग्री रहता है। क्या 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या ये एंगल आपको 90 डिग्री विजिबल है, ये लेस देन 90 है या मोर देन 90 है, क्या ये 90 विजिबल है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इंसिडेंस रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये डेफिनेशंस आपने देख ली। अब कौन कौन सी 4 डेफिनेशंस और रिमेनिंग है, ठीक है। इन डेफिनेशंस को देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? एंगल आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड को एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल, जो नॉर्मल रहता है मेरा परपेंडिकुलर, और इंसिडेंस एंगल किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे इंसिडेंट करती है रे। तो मेरा इंसिडेंस रे और नॉर्मल के मिड में जो एंगल फॉर्म होगा उसी को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोटेड एज एंगल ए बी एन। अभी ए बी एन क्या था? ये क्या है मेरा? नॉर्मल। ये कौन से रे थी? ए बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। तो अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो ये एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ये एंगल कौन सा हुआ? ए बी एन। तो एंगल ए बी एन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर नेक्स्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। जब मेरी इंसिडेंस किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट करती है, देन जो बाउंस बैक करके सेम मीडियम में जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और ये मिड में मेरा परपेंडिकुलर, इन दोनों को मिड में जो एंगल तैयार हुआ उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके मिड में बनेगा? एंगल एन बी सी, या फिर आप क्या कह सकते हो? एन बी सी, या एंगल ऑफ सी बी एन, दोनों एक ही बात है, डिनोटेड एज एंगल सी बी एन। क्लियर ये चीज? ओके। देन हमारे पास लास्ट दो डेफिनेशंस रहती है, ग्लास एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन डेफिनेशंस में कुछ भी नहीं है, अगर आपको ये याद है कि किन के मिड में फॉर्म हुए हैं, दैट्स इट। The angle that the incidence ray makes with the surface of the mirror is called glass angle of incidence। किन के मिड में तैयार हुए हैं मेरे? सरफेस ऑफ मिरर या सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग मिरर और इंसिडेंस रे के मिड में जो एंगल तैयार होता है उसको क्या कहेंगे? ग्लास एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम दैट, ओके, हम यहाँ पे एंगल भी देख लेते हैं कि किस किस के मिड में कौन सा एंगल तैयार हुआ। तो यहाँ पे इसको m ले रहे हैं, और ये मेरे लिए m डैश हो गया, ठीक है। m1 नहीं कहेंगे, उसको m डैश बोलते हैं। तो एंगल MBA, मास्टर इन बैचलर एप्लीकेशंस, ओके। MBA एंगल, ये कौन सा हुआ मेरा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल MBA। सेम एज ये क्या तैयार हुआ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या ग्लास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle that the reflected ray makes with the surface of the mirror, कौन सी? m dash, another surface, as glass angle of reflection। किससे डिनोट करेंगे एंगल? m dash, b और c। और सेम इसको दूसरा भी बोल सकते हो, ओके। यहाँ पे स्पेस नहीं है उसके लिए, तो हम केवल इसी से समझेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा हो सकता है? सी बी एम डैश, जस्ट रिवर्स। हमेशा जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है वो मिड में रहेगा। क्लियर है चीज? तो जितनी में हमारे पास 4 4 8 9 9 डेफिनेशंस के अराउंड जितनी भी थी वो सब क्लियर हो गई ऑल टोटल। एक लास्ट छोटा सा पॉइंट रहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा पॉइंट है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो मैंने अभी पढ़ा है उसमें से एक दो पॉइंट पिक कर रखे हैं, उन्हीं को हम रिफ्लेक्शंस के लॉज की बात करते हैं। और सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने साउंड में देखे होंगे, बस साउंड इससे पहले है, लाइट अपना सबसे एंड का चैप्टर है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करता हूं, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करता हूं, जैसे अगर ये मेरा इंसिडेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कंफर्म दैट कि ये मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी इक्वल होगी। अगर मैं इसको कुछ और एक्सटेंड करता हूं तो ये भी मेरी एक्सटेंड होगी। ये मेरा जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा?
एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। अगर मैं एक डायग्राम और बनाना चाहूं कि ओके यहाँ पे ऑलवेज ये लाइन ड्रॉ करनी है, आप डायग्राम्स में देख रहे हो ये नीचे की तरफ है, ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस इसको नहीं बोलना है, क्योंकि जब तक हम किसी की चीज के, किसी ग्लास के अगर ये पॉलिश नहीं करेंगे एक सरफेस पे, तब तक वो मिरर की तरह बिहेव नहीं करेगा। ओके, मिड में क्या तैयार हो गया मेरा, नॉर्मल। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ये मेरी इंसिडेंस एंगल है, क्लियर, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी इसके इक्वल होगा। ऑलवेज नॉर्मल के साथ मेरी इक्वली इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड कुछ इस तरीके से ले सकते हो आप। जैसे कि अगर ये मेरा एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये क्या हो गई, नॉर्मल, ठीक है। अगर मैं इंसिडेंस रे को शॉर्ट करता हूं या एंगल मिनिमाइज कर रहा हूं, तो मेरे रिफ्लेक्टेड भी मिनिमाइज होगी कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हैं। अगर मैं इंसिडेंस एंगल को वाइड करता हूं, तो मेरा नॉर्म रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, उतना ही वाइड होगा। अभी ये एंगल्स आपको विजिबल है एक तरीके से, ये जो एंगल है ये क्या होगा, इंसिडेंस एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी सेम होगा। अगर मैं इंसिडेंस को शॉर्ट करता हूँ, रिफ्लेक्टेड भी उसी वे में शॉर्ट होगी, कुछ ऐसा, क्लियर ये चीज। तो नॉर्मल क्या कर रही है मेरे, एक रिलेशन शो कर रही है इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में। सेकंड क्या है, द इंसिडेंस रे, the incidence ray and the reflected ray and the normal point of incidence all lie in the same plane। जैसा कि मैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे की बात करता हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, पॉइंट बी, इंसिडेंस पॉइंट, ये सब के सब ऑल टोटल सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए। सेम प्लेन पे लाई करने का मतलब, जैसा अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूं, एक ही है, अगर मेरी इंसिडेंट रे इस पे है, एक रे इस पे इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर दैट इस पे रिफ्लेक्ट हो गए, सेम मीडियम में जा रही है, तो डबल रिफ्लेक्शन हुआ। तो मैं कौन सी इंसिडेंस एंगल्स की बात करूंगा, जो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक्स एक्सिस पे इंसिडेंट कर रहा हूं देन रिलेट कर रहा हूं जो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। जैसे समझने के लिए एक बार, ये मेरी इंसिडेंट रे है, कुछ ऐसा, क्लियर। तो यहां पे अगर मैं नॉर्मल फॉर्म करता हूं, ये क्या है, नॉर्मल, तो ये जो इंसिडेंस एंगल होगा, एंगल आई, वो इसके साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। हम इंसिडेंस एंगल को सेम जो उसी प्लेन पे लाई कर रही है, the incidence ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, क्लियर ये। तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्लियर हुए, कल रेगुलर इरेगुलर पढ़ेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है ये चीजें, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स थे जिनको मैंने वर्ड में कन्वर्ट किया, और ये ऑल टोटल एनोटेशंस के साथ में, ये जो अपन ओवर राइटिंग कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये क्या है, एनोटेशंस, और इन्हीं एनोटेशंस के साथ में ये पीडीएफ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, वहां पे आप डाउनलोड कीजिए और इजीली उनको कभी भी फ्री होते हुए दोबारा स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।